बार में बात होगी, क्या 2024 में दलदल होगा या फिर कमल होगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता उन्हें भेजा गया है। लेकिन यह न्योता अभी से कांग्रेस पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ने लगा है। बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने वाली कांग्रेस अपने वोट बैंक से डरती है, इसलिए सोनिया गांधी के अयोध्या जाने पर कांग्रेस खामोश है। लेकिन मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का नहीं है। विपक्ष पर लगातार बीजेपी हमले कर रही है। लेकिन इसी बीच इंडिया अलायंस में एक बार फिर नई जान फूंकने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव तक परेशान बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मजबूरी में एक दूसरे के साथ खड़े सभी दल दिल से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 में दलदल या फिर कमल, आज की चर्चा इसी विषय पर व्यूअर्स। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नया साल, सियासत में किसकी गलेगी दाल। भाजपा को हटाना एकदम बिल्कुल। 24 के चुनाव में इनको बुरी तरह से पराजित करना। 2024 में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा बिहार की जनता के आशीर्वाद से। जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। 2024 की चुनावी जीत को लेकर सबका जोश आई है, तो दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर सियासत रोज करवट बदल रही है। कांग्रेस नेता उदित राज राम मंदिर को मनुवाद की वापसी बता रहे हैं, तो आरजेडी पोस्टर के सहारे राम मंदिर को गुलामी की मानसिकता बता रही है। उन लोगों का ये काम है, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में आप शब्दों का प्रयोग करो। देश की जनता सबक सिखाने का काम करे। देश भर में राम भक्त घर घर जाके श्री राम जन्मभूमि में निर्मित भव्य मंदिर का दर्शन के लिए निमंत्रण आज से शुरू किया जा रहा है। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। कर्नाटक के मंत्री दशरथैया सुधाकर ने राम मंदिर के कार्यक्रम की तुलना पुलवामा हमले से कर दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए राम मंदिर का निर्माण किया गया है। ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी कमर कस रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच खटपट और तेज हो गई है। बीजेपी दावा कर रही है कि बिहार की नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है। बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार की है, किसी भी दिन उनकी सरकार गिर सकती है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि नए साल में गठबंधन क्या कुछ कमाल दिखा पाएगा। आज इसी पर होगी जोरदार बहस। 2024 की बिसात, किसकी जीत किसकी मात। तो स्वागत है आपका आज के एडिशन में। जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए आपका अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले आज की चर्चा के 4 बड़े मुद्दे, यानी आज की बहस के 4 बड़े मुद्दे। सांसदों का निलंबन, सड़क पर प्रदर्शन, क्या 2024 तक ये लड़ाई खींचेगी? अब की बार गठबंधन की गलेगी दाल, दूसरा बड़ा मुद्दा। उपराष्ट्रपति का अपमान, सियासी घमासान, क्या 2024 में यह अपमान महंगा पड़ने वाला है समूचे विपक्ष को? और राम मंदिर का न्योता, किसे सियासी मौका? क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि इनवाइट भेजकर फंसा दिया है पूरी की पूरी कांग्रेस को वीएचपी ने। तो आज इन्हीं विषय पर होगी बड़ी चर्चा। और कौन कौन मेहमान है मेरे साथ स्टूडियोज में, परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सांसद, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मलूक नागर है, सांसद, बहुजन समाज पार्टी के,
जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। ओवरकोट में आए आज मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं ये। मेरे साथ राजेश गुप्ता हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी के, तो जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, अपने मधुर कटु शब्दों के लिए जाने जाते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है न्यूज़ 18 के इस महामंच पर। 2024 में दलदल या फिर कमल, तो सुधांशु जी शुरुआत इसी से करते हैं। कमल तो दलदल में ही होता है, लेकिन एक तरफ दल है और दूसरी तरफ कमल है, बताइए। देखिए, ये जो सत्र समाप्त हुआ है जी, एक दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक था। आपको पता है इसमें इंडियन पेनल कोड अब चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता हो गया है। ये अंग्रेजों के जमाने के जो एविडेंस एक्ट था, पेनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट था 1860, 1872, वो सब समाप्त हो गया। ये नए भारत का नया स्वरूप है। आपको पता है इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी? अभी भी स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी 450 से अधिक जगहों के ऊपर हर मैजेस्टी, प्रिवी काउंसिल, लंदन गजेटियर, इन सबके रेफरेंसेस लिखे हुए थे। और आप सोचिए कि जिन कानूनों के तहत महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को, वीर सावरकर को जेल में डाला गया था, वो राजद्रोह के कानून एज इट इज वो धाराओं के तहत कोट किए जाते थे। ये भारत के लिए कितना बड़ा अपमान था। आज एक नया भारत नए स्वरूप में मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है, तो उस तरीके से ये पुरानी बात। नए भारत में विपक्ष के लिए जगह नहीं है क्या? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 100 से ज्यादा सांसद निलंबित बीती लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। बीते सेशन में बताइए, या मौका था विपक्ष के पास इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनने का, मगर कहा गया है सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है कि उन्होंने अपने ऐसे कर्म किए कि जिसकी वजह से उनके लिए वो प्राप्ति असंभव हो गई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं 24 में एक तरफ निखरता भारत, उभरता भारत, चढ़ता भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और एक तरफ फंसता भारत, भटकता भारत, नेता की खोज में भटकता भारत, तथा कथित इंडिया गठबंधन। तो खोज लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन है, अनुराग जी के नहीं है। आज इस खुले मन से ऐलान करिए, खड़गे जी पे हां या फिर ना। देखिए, इन्होंने जहां से शुरुआत की, पहले वो बोल दूं कि ऐतिहासिक रहा है इस बार सेशन, बिल्कुल ऐतिहासिक रहा है। विपक्ष विहीन आपने लोकतंत्र को देखा। पार्लियामेंट के अंदर में इन्होंने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। बोले कि आप पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते। और इनसे पूछा गया कि भाई हमने क्या गलती की जो आपने निलंबित कर दिया, तो कह रहे थे कुछ तो एक हमारे सांसद जी तो वहां मौजूद नहीं थे, वो भी निलंबन हो गया। और निलंबन किस बात पे? कि वो मांग कर रहे थे सुरक्षा की, पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा की चूक कैसे हुई। आपके सांसद ने चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो अंदर घुसे, और आपकी वजह से अंदर घुसे, और आप विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहते हो। ये आपकी संस्कृति है, ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये आप संविधान की बात कर रहे हैं। विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं। विपक्ष तो जनता की आवाज है। सुधांशु जी जवाब, और एक इस सवाल का भी जवाब, न्योता राम मंदिर का इन्हें भी आएगा क्या? नहीं, देखिए, संसद के अंदर जो हुआ, अगर उसके लिए हम सब जो लोग यहां खड़े, इनमें से कोई व्यक्ति सर्वाधिक बधाई का पात्र है तो मलूक नागर जी, क्योंकि ये उन 2 सांसदों में थे जिन्होंने जाकर उस व्यक्ति को पकड़ा था। देखिए, आज तो बहुत आसान है कहना कि उनके पास तो केवल वो हालात, पॉलिटिकल पॉइंट कहीं नहीं छोड़ते आप। नहीं, सुनिए, एक गंभीर बात कह रहा हूं। जी, आज की डेट में तो बहुत आसान है कि उनके पास केवल रंग वाला, धुएं वाला था। अरे, उनके हाथ में असली बम भी हो सकता था। इसी संसद में 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं। पर्चे फेंकने से लेके, कूदने से लेके, तमंचे लेके कूदने से लेके, चाकू लेके कूदने तक, उनके पास कुछ भी हो सकता था। तो जो साहस इन्होंने दिखाया, इसमें कोई पॉलिटिकल, जोरदार तालियां मलूक नागर के लिए भाई, पॉइंट है। मलूक नागर साहब के लिए जोरदार तालियां। मगर उसके साहस बाद दिखाया। जी। अब अनुराग की बात का जवाब। अब देखिए, जहां सुरक्षा की चूक हुई उसके ऊपर जांच, और जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से जो बातें उभर के सामने आ रही हैं, जींद हरियाणा से लेके, लखनऊ से लेके, दरभंगा से लेके, कलकत्ता से लेके, मैसूर से लेके महाराष्ट्र तक कनेक्शन है, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसके तार बहुत दूर तक हो सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि विपक्ष संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से नहीं चूकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास की 2 सबसे बड़ी सुरक्षा चूक वर्ल्ड की हिस्ट्री की आज तक। अभी 1 अक्टूबर में जो हमास घुस गया इजराइल में, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक में से एक है। और एक 9/11 का अमेरिका का। अरे भाई, नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, सड़कों के ऊपर आंदोलन था, विपक्ष ने आंदोलन रोक दिया।
9/11 से लेके इस हमास के ऊपर कभी इजरायली अमेरिकी पार्लियामेंट में आप दिखाइए कि विपक्ष छाती पीट रहा हो, अभी बयान चाहिए, ये चाहिए, बैनर लेके खड़े हो। यही अंतर है हमारी सोच और इनकी सोच में राष्ट्र की सुरक्षा को। ठीक है, एक सेकंड में बाकी लोगों को भी आने दीजिए। दुष्यंत नागर और मलूक नागर, एक सेकंड। कमाल की बात है, सुरक्षा की चूक हमारे संसद में हुई, हमारे देश में हुई। एग्जाम्पल दे देंगे अमेरिका का, जब हम महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे अमेरिका में महंगाई क्यों नहीं है, यहां महंगाई क्यों नहीं। कमाल की बात करते हो, हमारे हिंदुस्तान की बात को कंपेयर अमेरिका से करोगे, चाइना से करोगे, पाकिस्तान से करोगे, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे। ये समस्या है। अनुराग जी शांत होके एक बात बताइए, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, यही बोला गया ना, लोकतंत्र नहीं है, और अक्सर इसका नगारा ढोल सब पीटा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब आप वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, वो भी संसद के परिसर में। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए सर? और क्या करेंगे लोकतंत्र के अंदर? कोई तो सीमा रखेगा विपक्ष। विपक्ष सारी सीमाएं लांघ चुका है मोदी के विरोध में। वही देश के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आप बताइए, जो महिलाएं जो नहीं जो बेटियां बैठी थी वो किस समाज की थी? जो मेडल देश के लिए जीत के आई थी, तब आवाज कहां गई थी? किसान धरने पे बैठा था, किसान की मौत हो गई, तब आवाज कहां गई थी? ठीक है, मैं बताता हूं कि आप इस तरह की बातें करके मुद्दों को भटकाइए नहीं। जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, देन मलूक नागर जी। प्रसाद बात करता हूं। ये भदौरिया साहब मुझे बधाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बधाई के पात्र हैं। अरे आपको बधाई है, बहुत बहुत बधाई। अमीश जी आपको बधाई दे रहे हैं, आपको सत्ता पक्ष बधाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत है कि ये तो आपकी चिंता है कि इन्हें ज्यादा मत बोलिए, इन्हें ज्यादा मत बोलिए, अभी आप ही की जगह पे आ जाएंगे। बोलिए। देखिए, जी ये संसद के अंदर की बात कर रहे हैं, ये तो वो सरकार है जिसके दौर में जानते क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश विधानसभा में खून खच्चर हो गया था। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे ले जाए गए थे। कलराज मिश्रा जी आज गवर्नर हैं, इनका भी सर फूट गया था दिसंबर 1993। और जानते किस मुद्दे पे? इनके वो स्पीकर थे, उन्होंने विश्वास मत ध्वनिमत से पारित कर दिया, जबकि विश्वास मत कभी भी बगैर मत विभाजन के पारित नहीं हो सकता। सरकार का विश्वास मत ध्वनिमत पे हुआ, विपक्ष ने अपोज किया तो मार पिटाई हुई। दूसरी बार 22 अक्टूबर 1997 लोगों को चोटें पड़ी थी, मायावती जी के ऊपर भी हुआ था। ये तो अपने जमाने में वो कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं जाट समाज के ऊपर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो लड़कियां बैठी थी वो देश के लिए उन्होंने शानदार काम किया है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप समाज के स्वाभिमान की बात करते हैं तो जाट समाज में तो एक से एक पहलवान हुए हैं, एक से एक खिलाड़ी हुए हैं। अरे आज से थोड़ी हुआ है। हाँ। अरे बताइए, मोहम्मद गोरी को भी खोखरों ने मारा था। हाँ, तो? अगर आप देखिए, हुणों को भी जाटों ने हराया था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर जाट समाज से पहली बार उपराष्ट्रपति हुआ देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान में। दूसरी बात और उसका मजाक उड़ाया गया। हमने जाट जनगणना का मजाक नहीं उड़ाया। अमित जी, जाट जनगणना की बात बोलो तो कहेंगे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जाट के नाम पे वोट मांगना होता है तो तैयार हो जाता है। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, मलूक नागर, अगर विपक्ष जातिगत जनगणना के पक्ष में है तो वो उनको राइट देता है कि वो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएं, उनकी मिमिक्री करें और फिर बोले यूट्यूब में भी तो ये होता है, टीवी में भी तो ये होता है, किसी कॉमेडी शो में भी तो ये होता है, मिमिक्री होती है। तो भारत की संसद में भी ये कॉमेडी शो चल रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी कर रहे थे। अमीश जी 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा इशू रेज करने वाला एमपी आपके बीच में है, रैंकिंग 1, तो टाइम देना प्लीज। जी देखिए, पूरी बात को इस तरह ले सकते हैं, जब वो अंदर घुसे और भागे, जिधर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय स्पीकर बैठते हैं, तो उस समय ये लगा कि बहुत नजदीक है जो एमपी बाहर भाग रहे हैं, ये पीछे से उन्हें ठोकेंगे, हम भी भागेंगे तो हमें भी ठोकेंगे। तो डर था, और उस डर की वजह से ये कि इन्हें वेपन ना निकालने दें, पकड़ें। तो जैसे ही नजदीक गए, जूता निकाला तो एक बार को डर कम हुआ कि इन पे वेपन नहीं है, जूता फेंकेगा। तो जैसे ही जूते में से उसने खोला सो कॉल्ड कलर बॉम्ब या गैस बॉम्ब, और उसमें जो गैस निकली है, बिल्कुल मौत एकदम सामने दिखी। लगा अंधे होने वाले हैं, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे और आज घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मरने से पहले इन्हें मार लें। फिर खुल के बहुत खुल के नील पड़े हाथ में, खूब ठुकाई करें। एक बात। दूसरा, आपने और बेनीवाल जी ने इस इशू को लेके अगर संसद में अंदर टकराव था, तो सोच की बात यह है, हम लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले हैं, हमारे लिए भी गाइडलाइंस हैं, उनका अगर वायलेशन करेंगे और जो चीजें तय नहीं हैं उनको करेंगे, उस गंभीर मुद्दे पे अगर आके सस्पेंशन होता है और उस सस्पेंशन में अब बाहर आके संसद के गेट पे बैठ करके जो मिमिक्री करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है देश के लिए या देश की
सभी जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए, जाट समाज के लिए, या उनके साथ जो गुजर और सब जातियां आती हैं, किसी के लिए भी। अभी बात आती है, लेकिन क्या ये विपक्ष को भारी पड़ेगा ये जो हुआ करा है? सब कह रहा हूं मैं। अब इसी चीज को लेकर के अगर आज सड़क संसद पे घूम रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2001 में यही सरकार थी एनडीए की, हमला हुआ तो जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट थी वो कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई, दोनों एनडीए की भी यूपीए की भी दोनों रही है। तो बजाय उसमें उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, 2024 का चुनाव दिख रहा सबको, आरोप प्रत्यारोप जस्टिफाई करने पर लगे हैं। मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। कहना चाह रहा हूं जी, मेरे साथी को कहना चाह रहा हूं, भदौरिया साहब को जी, अरे देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी जिसे इतनी वोट मिली, और फिर 13.5% हमारे हैं। पहला देश बदल चुका है, नया परिवेश है, नए बच्चे हैं, नई सोच है, नई आजादी है, नया समाचार है, सोशल मीडिया है। बगैर मतलब के विरोध करोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बात को सपोर्ट करो, गलत बात को सपोर्ट, सही बात, गलत बात का विरोध करो। बिल्कुल सही बात है। और संसद में सपोर्ट कर रहे हैं, और संसद में बिल्कुल सही। और संसद में जहां सीटें, संसद में जहां सीटें, इनके रोजगार की बात है, ये संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां सीटें, अखिलेश जी इनको भेजें। सुधांशु जी, जहां संसद में सीटें खाली पड़ी रहती हैं और अम्मा टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं जी, तुम सांसद बनाए हो सड़क पे प्रदर्शन बनने के लिए, दम है पर तो संसद में काम करो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये लड़के जो थे वो बेरोजगार थे। सब देखिए, अगर मान लो आज ये खबर चल रही है और उसे जस्टिफाई कर रहे हो, चाहे वो सो कॉल्ड कोई भी लीडर हो, कोई भी रिपोर्टर हो, राहुल गांधी है, कोई राहुल गांधी हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी रिपोर्टर देवगन साहब हो, अगर इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। विदेश में बैठी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, विदेश में बैठे आतंकवादी जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, विदेश में बैठे लोग जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, बस खत्म कर रहा हूं, तरक्की से खुश नहीं है, उनको हिम्मत बढ़ती है कि इस देश की संसद में भी घुसा जा सकता, इसलिए किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं करा जा सकती है। ठीक है, ठीक है। राजेश गुप्ता जी का मैं रुख करता हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। गुप्ता जी, आपके पास मैं आता हूं। बीजेपी के साथ आपका विरोध है, कांग्रेस के साथ भी आपकी लड़ाई थी, लेकिन अब आप निकट आ गए हैं कांग्रेस के, एक अलायंस करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ। अब आपको कांग्रेस भ्रष्टाचारी भी नहीं दिखती, अब आपको शरद पवार भी भ्रष्टाचारी नहीं दिखते, जिनके लिए अरविंद जी अक्सर कहा करते थे, आपकी पार्टी अक्सर कहा करती थी। ये मजबूरी है, और इसी मजबूरी की वजह से जो फूहड़पना हुआ भारतीय संसद के बाहर, जो मिमिक्री हुई, उसको भी आप खुल के उसका विरोध नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप दिल से साथ ना हो, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे, यानी दिल की अरमा जो है वो जुबां पर नहीं आ पा रहे। देखिए अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सामने मेरे जो टॉपिक आपने चलाया, कमल या दलदल, माफ कीजिएगा आपका शो, आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, लेकिन नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दलदल कमल मतलब ये ठीक नहीं है। आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगाई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुस्कुरा रहे हैं, गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाकी सबको भी मुस्कुराते हुए लगा दो, क्या दिक्कत है? उसमें कोई परेशानी थोड़ी है ना? देखिए, अब मैं एक-एक करके बता हमारी है नहीं, अरविंद जी एक-एक करके बता देता हूं मैं। अब मैं इसलिए देखिए, बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है, बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है, तो मोदी जी और अमित शाह खुश हैं। अरविंद जी परेशान है ईडी के नोटिस के बाद, नीतीश जी को पता नहीं है कि आगे भविष्य में क्या होगा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंडिया वालों के साथ मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और आगे सुनिए, आगे सुनिए, ममता जी कह रही हैं कि अब ये राहुल जी पता नहीं और आगे क्या कर दे, और राहुल जी कह रहे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, सरप्राइज कर सकता हूं। आपने जो पॉइंट पूछा कि जो बाहर आके संसद के बाहर हुआ, पहली बात तो बार बार इस बात पे ध्यान देने की बात है कि संसद के अंदर नहीं हुआ, जो मिमिक्री हुई जो हुई वो संसद के अंदर नहीं थी, बाहर थी। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, और बाहर क्या होता है एक अलग आचरण है, अलग आचरण होता है। 2 सम्मानीय हमारे साथ में सांसद है, मैं विधायक हूं, मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूं, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि यहां आप क्या करते हैं वो एक अलग बात है, और इस बिल्डिंग के बाहर क्या करते हैं वो एक अलग बात है। खैर, सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जो देश के इतने अच्छे अच्छे जो मेडल लेके आने वाले हैं, वो कहते हैं हम आज के बाद में खेलेंगे नहीं, अपने जूते उठा के उन्होंने टेबल पर रख दिए, उस पर कोई बहस नहीं, उसी समुदाय से वो लड़कियां आती हैं। मेरा तो सुधांशु जी से सवाल है कि अगर हमारे महामहिम जी उपराष्ट्रपति जी ये कहते हैं वो एक संवैधानिक पद है, आप कहते हैं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर वो एक संवैधानिक पद है तो क्या उनको कहना चाहिए मैं एक विशेष समुदाय से आता हूं? और अगर वो समुदाय से आते हैं, अगर वो कह रहे हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं हुई जब उस लड़की ने रोते हुए कल कहा कि मैं आज के बाद में नहीं खेलूंगी? क्या ये तकलीफ नहीं हुई
जो वो लड़की बार बार कह रही थी, वो बच्चियां कह रही थी कि हमारे साथ में ब्रजभूषण सिंह जी गलत कर रहे हैं? तकलीफ नहीं हुई जब हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, कोच ने लगाया कि ये बदतमीजी कर रहे हैं? और माफ कीजिएगा, आपने कहा कि पहली बार उपराष्ट्रपति जी की वजह से सम्मान मिला है। इस देश में उप प्रधानमंत्री जी जाट रह चुके हैं, लेकिन सवाल इस बात का चौधरी देवीलाल जी रह चुके हैं। अब कहां सर, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, रह चुके हैं ना, तो उसमें लोगों ने चुन के भेज दिया। आप तो माफ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके से रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों ने चुन के भेजा हुआ। चौधरी चरण सिंह का इस्तेमाल किसने किया था? लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। और आप बार बार नाम बदलने के जितने एक्सपर्ट है, संसद फेस ही नहीं कर, जिस तरीके से नाम बदलने के एक्सपर्ट है, रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। काका हाथरसी की कविता याद आती है कि नाम तो है गंगा जमुना और कुएं पे भरने जाए पानी, तो इंडियन पैनल कोड का नाम बदल दो, इसका बदल दो। अरे किसी बच्ची को सुरक्षा नहीं मिल रही, किसी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। JNK में 3 कल हमारे आर्मी के जवान मारे गए। आपके मेरे प्रधानमंत्री, आपने कहा मेरे भी है, उनका कहना था कि अब नोटबंदी हो गई, अब सारा भ्रष्टाचार खत्म, लोगों पे पैसे मिले जा रहे हैं। कहते हैं हमारे जवान नहीं मरेंगे, आतंकवाद खत्म। एमपी के पास एक सुनिए, किसी के पास मिले ये काम किसका? एक बार उसके अमीश भाई, अगर ईडी और सीबीआई का जैसे दुरुपयोग कांग्रेस के सांसद ये लगाते और जिस कांग्रेस के सांसद के साथ मिला उसके साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अटैक होता है तो इनके टाइम पे होता है, उसके बाद अरे कोई तो जवाब देगा, अटैक हो कैसे गया? और पुलवामा के अंदर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संवैधानिक ढांचे में जो राष्ट्र के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें नेशनल टेलीविजन पे रबड़ स्टाम्प कहने मुझे घोर आपत्ति है। इस बात पे इनको कोई, हमको कोई अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी के खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणी करने का। ये आपने एक वाजिब बात बोली, रबर स्टैंप जैसे शब्द बोलना मुझे नहीं लगता वाजिब है। ओके दुष्यंत जी, आपको बता रहा हूं, आप मंद मुस्कुरा रहे हैं तब से। जब बताऊंगा सर, मैं मुस्कुराहट, अपने भाई अच्छा बोल रहे हैं, इधर से अपने भाई लोग अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश उपनिवेश काल की बात कर रहे हैं कि हमने ब्रिटिश उपनिवेश काल के कानून को खत्म कर दिया। अरे भाई, ब्रिटिशर्स के साथ तो आप थे, आप तो कांग्रेस के साथ नहीं थे जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी, आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी। दूसरा, आप बात संसद की कर रहे हैं, संसद में अटैक करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। संसद में जो अटैक जिन लोगों ने किया वो उनको ले जाने वाले कौन थे? आप ही के पार्टी के सांसद थे। आपने, अरे भाई, उन्होंने पास इश्यू करवाया, आपने एक रामायण का दोहा सुनाया, रामायण की एक चौपाई सुनाई, मैं भी सुना देता हूं। उग्रई अंत न होय निबाहु, काल नेम जीवी रावण राहु। तो इनकी सच्चाई, जिस तरह से रावण जानकी जी का अपहरण करने के लिए साधु बन के गया, जिस तरह से राहु ने देवता का रूप बना के अमृत को पीने का प्रयास किया, जिस तरह से काल नेवी ने संत का रूप बना के हनुमान जी के मार्ग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सच्चाई बाहर आ गई दुनिया के सामने। कल आपकी सच्चाई आ गई जब दुनिया को पता चला, भारत को पता चला कि 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे हो चुका है। अच्छा, भारत की एक चला जाऊं, मैं चल देता हूं, मैं तुरंत चल देता हूं। अगर आप मुझे रोकेंगे मैं चला जाऊं। मैं रोके एक सेकंड, मैंने आधा घंटा सुना है। 55 लाख था, अब 2,05,000, सोचो 205 लाख, 205 लाख करोड़, कमाल की है। 205 लाख करोड़ उनको बोलने दीजिए, नहीं भी बोलने दीजिए भाई। 205 लाख करोड़ समाजवादी पार्टी है, मैं अपना टाइम देता हूं। 205 लाख करोड़ कर्जा देश पे हो गया। ये इनकी मेहरबानी है, सरकार की मेहरबानी है। जब सरकार में आए थे तो 55 लाख करोड़ था, अब कितना बढ़ गया? ये समावेशी गठबंधन है, इसका नाम इंडिया अलायंस है। ये जो युवा आपके पीछे बैठा हुआ है, ये उसकी आशा और उम्मीदों पे खरा उतरेगा। इंडिया सरकार, इस बार इंडिया सरकार। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, जो अच्छा ये बताइए, आपने बोला उन्होंने बोला इस बार इंडिया सरकार। अब बताइए, ये जो इंडिया की सरकार आएगी उसमें इसी तरह की मिमिक्री होगी, इसी तरह की वीडियोग्राफी होगी? राहुल जी जो इस तरह की वीडियोग्राफी कर रहे थे, करी मिमिक्री प्रधानमंत्री जी के। मैं प्रधानमंत्री का आदर करता हूं, लेकिन मेरे पास वीडियो है उनके मिमिक्री। क्या प्रधानमंत्री ने कब करी मिमिक्री? पार्लियामेंट में करी है। किसकी करी? फिर चल जाएगा, किसकी करी? अरे मैं दिखा दूंगा। नहीं, आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो तो घटना बताओ, प्रधानमंत्री मिमिक्री करी।
आप डिबेट की स्तर को इतने नीचे मत ले जाइए। मैं लेके गया हूं ये नीचे। 140 करोड़ का देश है। मैं लेके गया हूं नीचे। हमारे साथी जिन तुलना कर सांसद रहे हैं भारत के, कल्याण बनर्जी वहां मिमिक्री कर रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं वहां पर। संख्या कितनी है? और समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं अमेरिका में भी ऐसा होता है, तो अमेरिका से लड़ो चुनाव भाई। देखिए, हमारी जनरेशन से लेके ये जो जनरेशन बैठी है, देखिए सबको किसी का भी मजाक उड़ाने का अधिकार है, संविधान देता है। आप प्रधानमंत्री का, मंत्री का, सांसद का, विधायक का, मगर सबने स्कूल में पढ़ा होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। अगर आपको याद हो, हमारे जमाने में तो सिर्फ कार्टून ही निकलता था, तो साफ साफ बताया जाता था कि कार्टून नहीं बनाया जा सकता प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। इसलिए जब ये तुलना की बात करते हैं तो सोच समझ के तुलना की बात करें। दूसरा पॉइंट, तीसरा भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा उबरे अंत न होई निबाहु काल नेमि जिम रावण राहु। इसका मतलब जानते क्या था? जब हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे तो काल नेमि राम का राक्षस झूठा राम भक्त बन के खड़ा हो गया था कि तुम नीचे उतर आओ, मगर हनुमान जी को पता था कि सच्चा राम भक्त कौन है और झूठा राम भक्त कौन है। कौन कह रहा है? बिल्कुल सही, पता सुनिए, है कौन कह रहा है? राम दिए बिना मोहि कहां विश्राम। वो हमने करके दिखाया, और जो लोग ऐसे नाटक करके जाते थे वो बेचारे ऊपर गए, वो ऊपर के ऊपर नहीं पाए। अब दूसरी बात इजराइल हो रही है। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आजकल इन्होंने कहा इजराइल से हमारी तुलना, बिल्कुल सही बात है। मेरा दिल भी कचोटता था, छोटा सा देश, और उसके ऊपर कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था, घुस घुस के मारता था। हमारी स्थिति है कि दुनिया में मोहल्ले की लड़ाई से लेके और दुनिया की लड़ाई तक क्या होता, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। यहां वो हमारा पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, वो हमें सताता था, हम सिर्फ चिल्लाते थे जाके कि हमें सता रहा है। जब से हमारी सरकार आई है तो हमने करके दिखाया शुरू किया है। अब सुनिए, गलत बोल रहे हैं। युवा को बताना चाहता हूं, इन बच्चों को पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और अमेरिका जैसी विश्व की महान शक्तियां पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी थी। ये ऐसी बात करते हैं? कांग्रेस की सरकार थी, मान करते हुआ था, देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। एक सुधांशु 20 सेकंड अपनी बात बिल्कुल शांति से सुनिए। दुनिया की एक सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत यूनियन हमारे पीछे खड़ी थी, 16 बार वीटो किया था। और क्यों किया था? मैं युवा लोगों से कहता हूं, पढ़ो जाके। यूरी ब्राजमनेव जो केजीबी का जासूस था, भारत में पत्रकार बन के रहता था, उसके मेमोयर्स पढ़ो। मित्रों, किस आर्काइव केजीबी ने पार्ट 2 पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि असली खेल कौन खेल रहा था। ये तो मोरे थे। आप बता दो, अन्यथा क्या कारण था कि 93,000 प्रिजनर वार के बाद तो बता दो ना। खैर, अब तो आज भाई साहब आप तोड़ दीजिए। अरे भाई, अब तोड़ दीजिए। अरे भाई सुनिए, तो क्या बात कर रहे हो? डॉलर के आपने तोड़ा, आपने रिटर्न आप कह रहे हैं कि आप तोड़ दीजिए। अरे पाकिस्तान को तोड़ है। जी जी, ये सुनिए, आपने वो वीडियो देखा है जो पाकिस्तान का सांसद पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोल रहा था, वहां के विदेश मंत्री को कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव कांपे हो, और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। जनाब, आपके साथ कोई ये क्या तरीका? आर्मी के ताकत पे, देश की आर्मी के ताकत पे, आपके नहीं। अब देखो, भुट्टो ने एक एक करके 15 सेकंड बोल लेते। भुट्टो ने तो पैर पकड़े थे इंदिरा जी के शिमला में, बताइए, बोला नहीं था रात के 12 बजे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कि मैं वापस जा रहा हूं, जब इंदिरा जी ने मना कर दिया प्रिजनर छोड़ने से। आप क्या बात कर रहे हैं? आप यही दिखाना चाहते हैं कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही भारतीय सेना का तेज बढ़ा है, जब से ही भारत बढ़ा है। 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद हमारी फौज एक्शन लेने को तैयार थी, मगर इनकी सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान पे क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी को उससे फायदा ना हो जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह के बाद के आधार पर लिखी है। और इनके जमाने में आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले, देखिए चिल्लाइए नहीं, अपने बेटन आपके बीच में और इनके जमाने में किसी के बीच में नहीं बोले। हमारी फौज जीत के आती थी, ये टेबल पे हार जाते थे। अरे चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। ओके, एक सेकंड। अब क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की, आज इसका एक जिक्र तो बराक ओबामा की किताब ने करा, लेकिन कांग्रेस के खुद के मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी भूल क्या थी? जब 26/11 का हमला हुआ उसके बाद पलटवार नहीं करा। क्यों पलटवार नहीं करा? हमारे घर के अंदर घुस के हमें आतंकी मार के गए थे। हमारा देश क्या इतना कमजोर था कि हम हमला नहीं कर सकते थे, बदला नहीं ले सकते थे। कांग्रेस का शासन सोता रहा,
कांग्रेस की सरकार सोती रही 26/11 के हमले के बाद और इतिहास ने इसकी चीख चीख के गवाही दी है। राजेश गुप्ता जी, सवाल एक वही अंत में आता है, मोदी के सामने कौन? अभी तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और बीजेपी ने वो पॉलिटिकल वादा सिर्फ नहीं किया था, उसको निभाया भी। उसका भी एक इंपैक्ट चुनाव में आएगा। जब 500 वर्षों बाद राम का मंदिर बन रहा है, 50-60 साल की बड़ी लीगल लड़ाई के बाद राम का मंदिर बन रहा है, क्या आपको लगता है इन सबका इंपैक्ट आएगा? और अलायंस कोई भी कर लो लेकिन मोदी फैक्टर है। देखिए, आदरणीय इंदिरा गांधी जी चुनाव जब लड़ रही थी, कोई दुनिया में यह मानने को तैयार नहीं था वो कभी चुनाव हार सकती हैं। हारी। भाजपा के अब तक के सबसे बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग का नारा और यह कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बावजूद भी भाजपा या एनडीए सरकार में वापस नहीं आ पाई। आप मोदी फैक्टर को पॉजिटिव देखते हैं, मैं मोदी फैक्टर को नेगेटिव भी देखता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो देश प्यार से बीजेपी कहती है कि आप भ्रष्टाचार कर रही है। मेरी बात को पूरा हो दे दीजिए। देखिए, ये बार बार कहना कि देश अब आगे बढ़ने लग गया, ये मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, आपके दादाजी और मेरे दादाजी का मजाक उड़ाना है। उन्होंने भी यह काम धंधा करा, आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो आप कैसे पढ़ गए साहब? ये बच्चों के बाप दादा क्या कुछ नहीं कर रहे थे? क्या मजाक उड़ा रहे हैं हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे बाप दादा का? आप कैसे कह देते हैं आपके बार? अरे 2014 के बाद में तो मेरे बच्चे पैदा हुए होंगे, मैं थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। 2013 में नई राजनीति लेके आएंगे, सब बेकार 2013 पहले। मेरे पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। मेरे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे, आपके भी थे और आपके भी थे। सुधांशु जी, आप इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे बने, तो भाजपा की सरकार पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरी आखिरी बात सुनिए। जी। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, बल्कि पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था, लेकिन ये विभाजन की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान को वही लेके जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान को वही लेके आएंगे जो प्यार का देश है। ये हम विश्व गुरु थे सर, और रहेंगे। ठीक है। अब सुधांशु त्रिवेदी, अब सुधांशु त्रिवेदी, अब देखिए, अब एक सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई 30 सेकंड में दोनों जवाब। हमारी सरकार आने से पहले 98 से पहले बिल्कुल ये बात सही है, हमारे अंदर क्या क्षमता नहीं थी। हमारे साथ जो देश आजाद हुए कहां थे? चाइना 49 में आजाद हुआ, कहां खड़ा हुआ था? हम कहां खड़े थे सन 2000 तक? ये बताइए, इजराइल इतना सा देश 14 मई 1948 को बना, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था, साउथ कोरिया कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जर्मनी डिवाइड हो गया था, जर्मनी कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जापान तबाह हो गया था, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? अब हम आए हैं। जब हमारी सरकार, हमने छोड़ी थी अटल जी की सरकार, 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। जब इन्होंने छोड़ी तो 12 से 10 पे ला पाए, हम 10 से 5 पे ले आए हैं और अगले 5 साल में 3 पे पहुंचाएंगे। ये अंतर है, और इनके मुंह से तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। यही कहते थे 2013 में जब आए, हम नई राजनीति लाएंगे, पिछले वालों ने सब कुछ गड़बड़ किया है जी, ये सब मिले हुए हैं जी, ये आपस में एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे जी, और हम तो वो हैं, हमें चाहिए जन लोकपाल, टोपी ओपी हो गई गायब। वो कहते थे कि जैसे ही आरोप लगे वैसे ही इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ही कहना शुरू किया था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो भैया मजाक तो आपने अपना उड़वा लिया है कि सब कुछ कहा भी हो, ले भी लिया है। लेकिन मैं उस विषय पे आता हूं। अब आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को अंदर डालना चाहते हैं, वो विपासना करने गए। हमारी क्षमता थी वो बता रहे हैं। कांग्रेस का दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कहीं कि सिग्नेचर शराब नहीं में किया, घोटाला किया है, केजरीवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। और केजरीवाल जी का आधिकारिक बयान है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल ने भयंकर भ्रष्टाचार किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया आप कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं दिल्ली में या अगेंस्ट में बोल रहे हैं, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। अरे हम न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं भाई। गुफाओं में कैमरे लगे, जिस गुफाओं में कोई नहीं जाता वो कैमरे लग जाते हैं। कमाल है, कहां से कैमरे आ जाते हैं? मंदिर के गर्भगृह में भी कैमरा, कमाल की चीज है साहब। उन्होंने आज से नहीं किया है, जब 18-19 साल के थे तब देश का व्रत का संकल्प लेके समाज छोड़ के कैमरे लेके क्यों जाते हैं? केजरीवाल झुग्गी में रहे, नौकरी छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में केजरीवाल साहब रहे। झुग्गी झोपड़ी आप उनकी जीवनी पढ़िए। भैया ये केजरीवाल के पक्ष में बोल रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने झोपड़ियों में रहे। एक करके फिर मैं मनुक नगर से अरविंद केजरीवाल पे पूछूंगा। शीला दीक्षित बेईमान थी, उफ क्या क्या ना करवा दे। और देखिए उसके बाद भूपेश बघेल बेईमान थे, देखिए कांग्रेस की सरकार पंजाब में बेईमान थी, उफ। और जो केजरीवाल जी का बयान है, अरे भाई सोनिया जी, राहुल जी, शरद पवार जी, उनके बारे में कि ऐसा आदमी बाहर कैसे घूम रहा है, इसको जेल में होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मतलब मुझे तो इनकी बात देखकर वो आ जाता है कि सुबह से शाम तक
अपनी नजरों से उतर जाते हैं, नहीं, इस नहीं, कदर नहीं। समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। देखिए जी जी मेरा जवाब दो भाई। जब से देश आज़ाद हुआ है, सरकार जिसकी भी रही है, इस तरह की कार्रवाई होती रही है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, देश की कोई सी भी एजेंसी हो, जो कंसर्न और इफेक्टिव पार्टी होता है, उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो सबके सामने आकर अपने दस्तावेज पेश करे और अपने आप को सिद्ध करे कि वो निर्दोष है। इंडिया गठबंधन आपको कैसा दिख रहा है 2024 के लिए? पंजाब में कांग्रेस की और आप पार्टी की लड़ाई, इसमें हरियाणा में आपकी लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, दिल्ली में आपकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, छत्तीस में आपकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, और साउथ में जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, पूरे देश के लोग 75-80% मजबूरी में कांग्रेस की उनसे लड़ाई होनी है, कांग्रेस अलग करेगी। मुझे तो लगता है 31 तारीख तक, जब केजरीवाल जी ने और ममता जी ने जो अल्टीमेटम दिया है, ये सीटों के बंटवारे पर ही लड़ेंगे। मुश्किल लगता है ये गठबंधन आगे चल पाए, ये आगे चल पाएगा। ओके, इंडिया गठबंधन का भविष्य खराब नजर आ रहा है। देखिए, ये एक पॉइंट आया, एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट मुझे याद आता है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी बहन जी ने एक बार कहा था, तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार। आपको याद होगा, आप उसी पार्टी से। ठीक है, मैं ठीक कर दूं भाई साहब, प्लीज। उसके बाद में बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन जब मौका आया तो ये भी कह दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मलूक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे बड़े भाई हैं, कल को कहां पैतरा बदल जाए, आपको इधर भी आना पड़ सकता है, तो एक तरफा ना दिखिए। राजेश जी, लेकिन पॉइंट तो वैलिड है ना। पंजाब में आपकी और कांग्रेस की क्या बन पाएगी? क्या आप लोग सीट देंगे जिस पार्टी को आपने भ्रष्टाचारी कहा, जिसको सरकार से हराया, गिराया, जिसकी सरकार को एक तरह से, मतलब पब्लिक के वोट के थ्रू, उसके साथ गठबंधन करेंगे तो आप पंजाब में बचेंगे कैसे? दिल्ली में आपने शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी का, कांग्रेस के शासन को भ्रष्टाचारी का, तभी तो आप सत्ता में आए। देखिए रमेश भाई, जब देश के ऊपर संकट आता है, और ये आदिकाल से होता आ रहा है, जब संकट क्या है देश में? जब देश अरे संविधान का संकट है, बदल जाते हैं। जो हालात आप देख रहे हैं संविधान के साथ में जो हो रहा है, जिस तरीके से 150 मतलब ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को देश के लिए संकट है। मैं पूरी बात कर रहा हूं। 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। ईडी की आपने बात करी सर, 12,500 केस कर रखे, 46 में कन्विक्शन नहीं दे पाए, 1% की कन्विक्शन रेशियो उनकी आ रही है। आप उस ईडी की बात कर रहे हैं, तो चले हो जाएंगे। अभी 10 दिन को उनको मालूम था वो जाने वाले, उन्होंने सिर्फ न्यूज बनानी थी, इसलिए सीएम साहब को जानबूझ के 21 तारीख को बुलाया। मेरा ये कहना है कि आदिकाल से होता चला आ रहा है, जब चाहे महाभारत हो, उस वक्त भी ये हुआ कि जो धर्म के साथ लोग एक तरफ हो जाए, अधर्म के हो जाए। इनके धर्म की परिभाषा अलग है, ये लोगों को बांटने को, मारने को धर्म कहते हैं, लेकिन हम लोगों को साथ लेकर धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बिल्कुल, चलो ये बड़ी बात है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जब जब धर्म पे संकट आया है, तब सारी ताकतें एक हो गई है। इसलिए अब सब मोदी के खिलाफ एक है, क्योंकि धर्म पर संकट है, ये कह रहे हैं राजेश जी। इनका धर्म बांट एक सेकंड, अब जवाब, अब उनका आपने बोला 2.5 मिनट, जो पंक्ति बोली उसी को आगे बढ़ा देता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आप देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, राम मंदिर देखिए, केदारनाथ देखिए, हरि प्रकट हो रहे हैं भाई। राणे को देखिए, लगते बीच में क्या करें सर, इनको देखिए, साथ भी नहीं हो पा रहे। पलटना किसे कहते हैं, ये कम से कम इनको बोलने से बदलना बचना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड पलटू हैं। इन्होंने जिस पे आरोप लगाया, गडकरी जी पे, जेटली जी पे, कपिल सिब्बल पे, मनीष तिवारी पे, कोर्ट में जाके माफी मांग ली मानहानि के मुकदमे में। नहीं जी, हम तो गलत थे, पलट गए। मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए 27 अक्टूबर 2013 अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, डेट के साथ बोल रहा हूं। शीला दीक्षित जी के कमरे में मैंने सुना है बंगले में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप जाता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है, तो कैसे कोई व्यक्ति ऐसे मकान में रह सकता है। अब 1-1 करोड़ के तो पर्दे लगे हैं, अब तो 15-15 लाख के टॉयलेट लगे हैं, 40-40। ये डेट के साथ बोला है, हवा में नहीं बोला है, कोट करके बोला। इसलिए ठीक है, अब मैं पब्लिक को ले दो, बड़े सारे लोग सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल एक, मैं मौका दूंगा। सवाल क्या है? सवाल मैं मौका दे रहा हूँ। सवाल क्या बच्चों को पूछने दीजिए। सर, आपका कहना है मोदी सरकार राम मंदिर के बलबूते पे वोट ले रही है। आपने क्या करप्शन किया है? करप्शन के बलबूते पे आप वोट लेना चाहते हैं? ठीक है, करप्शन के बलबूते पे वोट लेना चाहते हैं। ओके, आपका क्या सवाल है? किसने पूछा? तो मेरा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने सच्चे हैं, तो ईडी के सामान में जाते क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं कि मैं एकदम सही हूँ? हमेशा छुप क्यों जाते हैं? पिछली बार भी उन्होंने वो कहे थे कि हम नहीं जाएंगे, इस बार भी उन्होंने वो कह दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। ईडी के सामान पे जाते क्यों नहीं है? देखिए, अब एक सेकंड, जी 10 सेकंड
किसी भी मुख्यमंत्री को अगर आप बुलाते हो तो मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है। हमने उनसे पूछा हम हमको क्यों बुला रहे हो, एज अक्यूज बुला रहे हो, एज अ गवाह बुला रहे हो, ये तक अभी तक नहीं बताया है। बताएंगे तो सही, उसी हिसाब से तो पता लगेगा क्यों बुला रहे हैं, बता नहीं रहे। उसके बाद में दोबारा नोटिस तब दिया जब 1 महीने पहले से पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैंगलोर जाएंगे, उनको डेट पता थी, फिर जानबूझ के उसी टाइम नोटिस दिया। पब्लिक को आपको इल्यूजन में लेके आना है कि हम नहीं जा रहे, बताएं क्यों बुला रहे हैं, तो जाएंगे, क्या दिक्कत, हम जाएंगे। एक सेकंड सर, जब चुनाव आते हैं राम रहीम जी को पैरोल पे क्यों छोड़ा जाता है और बिल्किस बानो के अपराधियों की सजा पूरी होने से पहले उन्हें क्यों छोड़ा गया? इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद भी होम मिनिस्ट्री ने उन्हें क्यों माफ कर दिया? स्पष्ट कर दे कि बिल्किस बानो के अपराधी 14 साल की सजा पूरी करने के बाद बाहर आए थे, उससे पहले नहीं। मगर सुनिए, अरे भाई आपने बोल रहा, सुनिए, अगर मुस्लिम महिला की ही बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमराना भी तो थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया था। तब मौलवी ने फतवा दे दिया था कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई और वो जलवाए जलाल से मौलवी रहे थे। कोई कार्रवाई की हो तो बताओ। ठीक है, मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये वोट बैंक पे तौल के महिलाओं का सम्मान देखा जाता है। सवाल है, एक तरफ अमित शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देते हैं, वो त्याग लेने को तैयार है क्योंकि WFI ने फिर से ब्रिजभूषण चरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? ब्रिजभूषण सिंह विजय नहीं हुए, संजय सिंह विजय हुए। एक सेकंड, अब कल के सवाल में त्रुटि है क्योंकि संजय सिंह विजय हुए। जवाब दे रहा हूं। जी जी, देखिए, जो मांग थी उस पे जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। पर ये बताइए, चुनाव कोई जीत जाएगा, अगला कहेगा कि हम छोड़ देंगे? भाई चुनाव ही तो तय करता है ना कि कौन बनेगा। अब मेरे मन का चुनाव नहीं हुआ है, ये उन बच्चों को किसने भड़काया ये देखने की बात। ठीक है, अच्छा ठीक है, सवाल मैं आपको मैं ले रहा हूं, मैं पीछे भी लूंगा, आऊंगा। सर, इंडिया अलायंस की बात हो रही है। आप कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार बंधुओं से भिड़े, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को पनौती का, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। अब जो ये अब उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो तो क्या 24 हारने की तैयार में? और सुनिए, लगता है राहुल जी जो है राहुल जी जो है पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। ओके, वो कह रहे हैं राहुल जी पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। जवाब दुष्यंत जी, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम आपने जब मोदी को जो अपशब्द कहे उसके बाद आप 3 राज्यों को चुनाव हार गए। बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, राहुल जी ने गलती करी थी। नहीं, मैं देखिए इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, किसी के लिए भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। वीडियोग्राफी करना ठीक था राहुल जी का? बिल्कुल। 2024 क्या 2024 में निपट जाएगा। उसमें क्या वीडियोग्राफी में क्या गलत? पब्लिक सवाल पूछ रही है। नहीं तो वीडियोग्राफी में गलत क्या है? आपका भी कैमरा था वहां, आप भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। मिमिक्री करना ठीक है, आप भी माफी मांगो। नहीं रिकॉर्ड करा भाई, आपका न्यूज़ 18 का कैमरा था वहां पर। अमित भाई, आपका भी कैमरा था। पप्पू कहना क्या ठीक है? किसी को ये कहना कितने करोड़ की विधवाएं खड़े होकर कहना ठीक है? पप्पू, ये भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऐसी भाषा का क्यों? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए सदन की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है, उन्होंने कहा कि बीजेपी समझती थी राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो अमित शाह जी ने खड़े होकर तुरंत कहा, किसी माननीय सांसद के लिए सदन के पटल के ऊपर हम ऐसे शब्द को स्वीकार नहीं करते। मैं सभापति से नोट करता हूं, उसे एक्सपेंड कर दिया जाए। मगर सुनिए, उनको यह संज्ञा जनता क्यों देती है? जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं और उसके बाद बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन का इशारा करते हैं तो जनता अपने आप निर्णय कर लेती है। आखिरी दौर है, सवाल जिसने सवाल नहीं पूछा पीछे देखो पहले जा रहा है। अच्छा बोलिए, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल है कि सर प्रभु श्री राम सबके हैं, तो सर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों की नियंत्रण दिया है सर। 6-7 लोगों को बुलाया जा रहा है, आपको भी जाना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी सारे साधु संतों पॉलिटिकल पार्टी अच्छा सवाल है। चुनिंदा लोगों को सर राहुल जी को पर सोनिया जी को भी बुलाया है, खड़गे जी को भी बुलाया है, ये आपकी जानकारी के लिए। ये एक सवाल है, क्या प्रभु राम तो सबके हैं? ये सवाल तो सबका है, इन सबका भी प्रभु राम है, इन सबके भी प्रभु राम है, हमारे भी प्रभु राम है, सबके प्रभु राम है। तो न्योता कुछ लोगों को क्यों? और ये सोनिया जी को न्योता देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं देखिए, हम तो ईमानदारी से हम ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के बाद किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। मगर अब समस्या है कि उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। क्यों? कि वो कहते हैं राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम,
तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो अब उनके सामने ये समस्या है और हकीकत में सत्ता भी गई और राम भी उनके हाथ से एक राजेश गुप्ता जी सवाल है, केजरीवाल जी ने बोला था जब अक्टूबर 2021 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो आप बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो अब ये मंदिर तो बन रहा है और बहुत भव्य और दिव्य बन रहा है, अगर मौका मिलेगा तो अरविंद जी जाएंगे या फिर नानी की बात को मानेंगे? देखिए, मैं आपको विधानसभा को कोट करके बताता हूं। जी और सिसोदिया जी गए थे सर, मैं विधानसभा में अरविंद जी का खुद का बयान है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पे बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, हर विधानसभा से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत खुश होकर आते हैं। और ये सबसे पहले विधानसभा में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जैसे ही मंदिर बनेगा हम तीर्थ यात्रा पे अयोध्या में भी लोगों को भेजेंगे। बात नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा भगवान राम सबके हैं। अब बड़ी मजेदार बात है, मेरी माता जी मुझे बताती थी कि जब मैं उनके पेट में था तब भी वो हनुमान चालीसाएं पढ़ा करती थी। तो इनके आने के बाद तो शुरू हुआ नहीं। मैं मरकट वाले बाबा के पास में जाता हूँ रोज 5:30 बजे मंगलवार को, सुधांशु जी आ जाए, मैं उनको वही मिलूंगा, पता नहीं जाते हैं नहीं जाते। अरे भाई, राम की एडवर्टीजमेंट करते हो, कहते हो जो भगवान को राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को आप नहीं लाए साहब, राम को दशरथ और कौशल्या लाई थी, आप ही लेके आए राम को। आप बीजेपी ने नहीं कहा जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये पब्लिक ने कहा। भगवान के नाम का मिसयूज पब्लिक ने कहा, उनको यूज करना राजनीति के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान सबके। आप राम मंदिर को 2024 के चुनावों में इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अनुरोध केजरीवाल जी से करना चाहूंगा कि आप खामखा अपने परिवार के लोगों का नाम ना घसीटा करें। अब उन्होंने अपनी नानी जी का नाम ले लिया और अभी ये स्वयं कह रहे हैं तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे। अब पता नहीं नानी जी सही हैं, केजरीवाल जी सही हैं। वैसे मैंने याद दिलाया कि सिसोदिया जी और संजय सिंह जी नहीं, मेरा सवाल है क्या 2024 में आप राम मंदिर को विषय बनाएंगे? देखिए, राम मंदिर का विषय चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी विषय नहीं है। राम मंदिर का विषय भारत की अस्मिता का विषय है। ये 500 साल पहले की बात है, जब ये सरकार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को कहा है कि इस अमृत काल का जो 25 वर्ष होगा, जब युवा लोग, यही युवा कहीं ऊंची पोजीशन में बैठे होंगे, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हम एक चुनाव की नहीं सोचते, 1000 साल आगे का भारत और 5000 साल पीछे का भारत का सोचते, ये सब 1-2 चुनावों की सोचते हैं। इसलिए इनकी सोच और हमारी सोच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधांशु, आप लास्ट वर्ड कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए 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 बोलिए। भैया, ईडी के ऊपर ये बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे। नारायण राणे जी, अजीत पवार साहब, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए जी, टॉप लीडरशिप के द्वारा लगाए गए, उनके ऊपर ईडी की जांच हुई, ठीक है। और छगन भुजबल जी, आज वो सब वापस हो गए। बस मैं इसलिए अरविंद केजरीवाल के, अरे आप अरविंद जी के साथ खड़े हैं। ओके ओके, देखिए, मेरा ये कहना है कि उस वक्त भी रावण ऐसे ही कहता था, मैं बहुत अहंकारी हूं। राम जी ने बंदरों की सेना के साथ में उसका नाश कर दिया। तो ये जो गठबंधन आप देख रहे हैं ना, बंदरों की सेना ही समझ लेना, घमंड का अंत निश्चित होगा। कमल का अंत निश्चित होगा। ओके ओके, 2024 में कमल का अंत निश्चित होगा। जवाब देखिए, आज मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि याद है, मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, जब ढांचा गिरा था और उसके बाद चुनाव हुआ था 1993 में, हम यूपी में हार गए थे। वैसे सबसे बड़ी पार्टी हम ही थे, मगर सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था, ये इसलिए लग रहा है कि एकता और शक्ति समाज ने कम दिखाई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखाएगा, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और देखिए, बोलने लगे।